हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग फिजिकल एजुकेशन रेवोल्यूशन। आज का टॉपिक है सेल। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल होती क्या है। व्हाट इज सेल? सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ हो या जानवर हो या ह्यूमन बीइंग हो, जितने भी लिविंग बीइंग है, सबका जो बॉडी है वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। और बहुत सारी जब अनगिनत सेल, अनकाउंटेबल सेल जब मिलती हैं, तब जाके पूरा बॉडी फॉर्म हो पाता है, पूरे शरीर का निर्माण हो पाता है। टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती हैं। सेल इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल होती हैं जिसमें ना तो न्यूक्लियस और ना ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो एक ही सेल से बने हैं, एक ही कोशिका से बने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक कोशिका, जो कि कॉम्प्लेक्स सेल होती हैं और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव जिनके शरीर को बनने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की, बहुत सारी सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्लांट्स यानी पेड़ पौधे और एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। अब हम जानेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स के बारे में, कोशिका की संरचना और कोशिकांग के बारे में। कोशिका की संरचना कैसे होती है? कोशिकांग की वजह से होती है। जिस तरह से हमारी बॉडी है बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है, और उसमें जो सबसे ही छोटी यूनिट है वो है सेल। सबसे ही छोटी इकाई है वो है कोशिका। इसी प्रकार से जो कोशिका है वो भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है। उन्हें हम बोलते हैं कोशिकांग, क्योंकि वो कोशिका का अंग है। ठीक है, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। नाउ फर्स्ट ऑर्गेनेल, पहला कोशिकांग जिसके अंदर सेल कवर्ड रहती है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये एक सेमी परमिएबल लेयर होती है जो कि सेल को चारों तरफ से कवर करती है, और इसमें रहता है प्रोटीन। इसका काम होता है कि सेल के अंदर जितने भी पदार्थ हैं और सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है वहाँ जो पदार्थ मौजूद है उनका एंट्री एग्जिट अकॉर्डिंग टू सेल, जो सेल की नीड है, जो सेल की रिक्वायरमेंट है, सेल की आवश्यकता के अनुसार जो भी पदार्थ हैं उस लेयर के आर पार जा सकते हैं, और जो सेल के लिए हानिकारक हैं वो पदार्थ उस लेयर में एंट्री नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है? सेल की प्रोटेक्शन भी होती है। तो देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली क्या काम करती है? कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेट सेल कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? बेसिकली यह पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करती है, कोशिका को सुरक्षा देती है और कोशिका के संचार में मदद करती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज साइटोप्लाज्म। अगला जो कोशिकांग है वो है साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर भरा हुआ जो द्रव है, कोशिका के अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जेल की तरह होता है, और इसमें जो दूसरे ऑर्गेनेल हैं, दूसरे जो कोशिकांग हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं। साइटोप्लाज्म का काम है बाकी कोशिकांगों को सपोर्ट करना, बाकी ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करना, और उनके लिए जो बायोमैकेनिकल रिएक्शन होने के लिए जो एनवायरनमेंट है उसे बनाए रखना, उसके लिए एक मीडियम तैयार रखना। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी क्रियाएं होनी है, जो भी कार्य होंगे, उन सबको नियंत्रण में रखता है न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? और हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियस की संरचना की बात करें, तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन में क्लोज रहता है, डबल मेम्ब्रेन रहता है, और इसके अंदर प्रेजेंट रहता है क्रोमोटिन यानी डीएनए प्लस प्रोटीन। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कार्य क्या हैं? सबसे पहला कार्य तो यही हो गया, सेल के जितने भी फंक्शंस हैं, कोशिका के जितने भी कार्य हैं उनको कंट्रोल करना।
इसीलिए उसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी बोला जाता है, इसीलिए उसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। दूसरा फंक्शन जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना और जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करना। सब पार्ट ऑफ न्यूक्लियस वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियर एनवलप को नाभिकीय झिल्ली भी बोलते हैं। इसमें कुछ पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फिर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस पे आरएनए की फॉर्मेशन होती है, आरएनए बनता है और राइबोसोम को जोड़ते हैं। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम को जोड़ने का काम भी करता है। फिर है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन में डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं और जब सेल डिवीज़न होता है यानी कोश का विभाजन होता है तब ये क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा केंद्र, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है जो कि ह्यूमन बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। एटीपी क्या है, एटीपी मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा कोशिकांग है, दो दो झिल्लियाँ होती हैं और जो इसकी अंदर वाली जो झिल्ली है उसमें जो टेढ़ी मेढ़ी डिज़ाइन पाई जाती है उसको क्रिस्टी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्पेशल फीचर है, एक यूनिक फीचर है कि इसका खुद का डीएनए होता है और से ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, यानी खुद स्वतंत्र रूप से इसे विभाजित कर सकता है। अगला कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, यानी कोशिका का परिवहन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो सरफेस है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और उनमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी यहाँ पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का निर्माण होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, RER में। और इसका जस्ट अपोजिट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है उस पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, उसकी सरफेस एकदम स्मूथ होती है, इसीलिए उसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होती है, केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई किया जाता है और कैल्शियम आयंस को स्टोर किया जाता है, यानी कैल्शियम आयन को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन निर्माण केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखें, राइबोसोम की संरचना को देखें, तो ये छोटे छोटे से होते हैं और इन पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर या तो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर या तो स्वतंत्र रहेंगे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का डाकघर, क्योंकि गोल्जी एपरेटस प्रोटीन और लिपिड्स को सेल के अंदर और बाहर लाने का काम करता है। ये प्रोटीन को और फैट को छांटता है, फिर उन्हें सेल के बाहर और अंदर लाने का काम करता है। गोल्जी एपरेटस एक झिल्लीदार थैले की तरह होता है जिसे कि किस्टर्नी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स आर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, कोशिका के आत्मघाती थैले। इन्हें आत्मघाती थैले क्यों बोलते हैं, इन्हें सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है और जब भी सेल को हार्म करने के लिए कोई भी ऐसी सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करती है या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करती है या सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल हो जाता है, वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कैसे सुसाइड करते हैं, फट जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर रिलीज़ हो जाती हैं सेल के अंदर और जितना भी वेस्ट मटेरियल है या फॉरेन सब्सटेंस है इनको ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स आर प्रॉक्सीसोम्स। प्रॉक्सीसोम्स स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं
जिनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम रहती है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या करती हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करती हैं और सेल के अंदर होने वाले टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज करती है। सेल के अंदर जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको निष्क्रिय करती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को सेल फ्रेमवर्क भी कहते हैं। कोशिका का कंकाल। साइटोस्केलेटन प्रोटीन फिलामेंट के नेटवर्क से बनता है। प्रोटीन के फिलामेंट में आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। फंक्शन है सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेल मूवमेंट और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेट करना। मतलब कोशिका को आकार प्रदान करना, गति और आंतरिक परिवहन में सहायता करना। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स आर सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। इनको सेल डिवीजन हेल्पर्स भी कहा जाता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं और इनका फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करना और माइटोसिस और म्यूसिस में हेल्प करना। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स आर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक हैं जिनमें फ्लूइड भरा रहता है, झिल्लीदार थैली हैं जिनमें द्रव भरा रहता है और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स साइज में बड़े होते हैं। ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल सेल्स के वैक्यूल्स छोटे होते हैं और स्टोरेज, वेस्ट डिस्पोजल में मदद करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट का अपना ही डीएनए होता है और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकता है। और ये है कंपैरिजन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या अंतर है। यहाँ से एमसीक्यू बन जाते हैं, तो ये आप याद रखें। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल लार्ज साइज में होते हैं, बड़े होते हैं। एनिमल सेल्स में या तो बहुत छोटे होंगे या फिर होंगे ही नहीं वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स कॉमन हैं। आज हमने पढ़ा सेल के बारे में और वो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किए जिनसे टीजीटी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप टीजीटी लेवल का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, 2 या 3 बार देखें और इस वीडियो में जो नोट्स दिखाए गए हैं उनका स्क्रीनशॉट लें, उन्हें नोट डाउन करें कॉपी पे और उन्हें याद करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।